नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ तिलका मांझी विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के प्रदेश संयोजक भी बिहार के रह चुके हैं। अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात हैं, कांग्रेस ने संकेत दिए हैं अकेले चुनाव लड़ने के। बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान आया है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई, तो यह बयान मीडिया में नहीं आया है, बल्कि एक बैठक में बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई तो एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। तो ये जो उलझी हुई राजनीति की गुत्थियां हैं बिहार में फिलहाल, कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत देने के बाद जो और उलझ गई हैं, उन पर एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते जिनका लंबा अनुभव है, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार से हम लोग इन गुत्थियों को सुलझाने का अनुरोध करेंगे। तो ये बड़ी गुत्थी सुलझ रही है, उलझ रही है, फिर सुलझ रही है। कांग्रेस ऐसे संकेत दे रही है कि चुनाव अकेले लड़ेगी और बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई तो नुकसान हमारा होगा। ये क्या हो रहा है? पहला तो नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये गुत्थी नहीं है। इसको अगर पूरी सियासत जो है दो तराजू पर चलती है। एक तराजू होता है कि उसके सामाजिक सांस्कृतिक कंडीशन क्या है समाज के, और दूसरा चलता है कि सियासत की आर्थिकी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो अभी वो स्वरूप धीरे 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 प्रकट हो रहा है कि हमारा जो सांस्कृतिक और सामाजिक कंडीशन है वो बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है। दूसरी तरफ हमारी जो आर्थिकी है, उस आर्थिकी को लेकर जो मौजूद राजनीतिक दल है, उसके अंदर मोटे तौर पर जो टास्क दिखता है उनके लिए, वो है कि पूरी दुनिया के तरह भारत में भी एक ऐसा वर्ग बना दिया जाए समाज को जिसको लाभार्थी कहा जा सके। अब कई दल हैं, उसकी मजबूरियां हैं। अगर ठीक से आप विश्लेषण करेंगे तो इसमें दो पार्टियों के लिए बहुत संकट है इस आर्थिकी में फिट बैठने के लिए। एक तो साम्यवादी दल के लोगों को, समाजवादी लोगों को, और दूसरा कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस की जो अपनी विरासत है वो गांधी वाली परंपरा है, तो वो पूंजीवाद के पक्ष में भी अगर जाएंगे तो एक सीमा तक वो लोक लज्जा के शिकार होंगे। इसमें बहुत खुला खेल बाकी दल खेल रहे हैं। तो इस एंगल से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो बिहार में आप देखेंगे कि दल हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, लेकिन एक दूसरे के विकल्प नहीं है। दुष्यंत एक बड़े शायर हुए जी। उन्होंने लिखा है एक जगह, पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, फर्क इतना है कि कोई पुल बना है। तो वो जो पुल है वो आज दुनिया के लेवल पर वो पुल साफ साफ सामने आ चुका है कि ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसकी कमान एलन मस्क के हाथ में थी, और आज सरकार के फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका अमेरिका में हो रही है। ये भूमिका भारत में भी लोग ले रहे हैं, पोजीशन छिपे तौर पर हो रही है। हाँ, हो सकता है थोड़े दिन बाद आ जाएगा सामने, क्योंकि उनकी एक समझ बन चुकी है। अगर बिहार वापस लौटें तो बिहार की बात करें तो बिहार में फिलहाल तीन युवाओं का भविष्य हम जानना चाहेंगे। निशांत कुमार, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार, ये तीन युवा की ओर बिहार का युवा देख रहा है। आप तीनों युवाओं को कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं, उलझा हुआ रह गया है जी। तो जो बिहार उससे अछूता नहीं है, पूंजी के प्रश्न से जो चीजें हस्तक्षेप हो रही हैं राजनीति में। आपने 3 युवा गिनाए हैं, मैं तो 4 युवा देख रहा हूं। चिराग को भी देख नहीं, उस तरह से देखेंगे तो 5 युवा को देख रहे हैं। प्रशांत किशोर भी युवा हैं, कोई बुजुर्ग नहीं हुए हैं, और इन लोगों के ही एज ग्रुप में हैं, जिसके तरफ बिहार आशा भरी नज़र से देख रहा है।
पांचों का जो अपना मोटो है आर्थिकी को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर, वो आप देखेंगे कि मिलता जुलता है। कन्हैया जी का बैकग्राउंड थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का बैकग्राउंड है, तो उनका प्रॉब्लम यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर उनका अलग स्टैंड हो जाता है। लेकिन अब कांग्रेस के राजनीति में वो आए हैं, तो धीरे 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 कांग्रेस की जो अपनी समावेशी आर्थिकी रही है उस तरफ जाएंगे, वो देखेंगे उसको। निशांत जी हो गए, तेजस्वी जी हो गए, चिराग जी हो गए। तो ये पीढ़ी जो है, जैसे आप देखते होंगे खबरें आ रही हैं कि नीतीश जी के बेटे निशांत कुमार जी को जनता चाह रही है कि आगे राजनीति में आए। अब वो जनता चाह रही है, ये तो एक है एक तरह का, हाँ इस तरह चलता ही रहता है। एक्चुअल नीतीश जी चाह रहे हैं। नीतीश जी का संकट ये है कि जीवन भर वो वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे। अब बोलें तो कैसे बोलें, तो इसका परिणाम इस रूप में आ सकता है कि निशांत कुमार जी को पार्टी दे दिया जाए हाथ में और नीतीश जी झोला झपटा लेकर चलते बने। कह सकते हैं कि भाई हमारा बात कोई नहीं सुनता है, वो जैसे चलाना हो चलाइए, हमको छोड़ दीजिए। तो इस संकोच की ये अंत हो सकता है। तेजस्वी जी तो बहुत मजबूती से खड़े हैं, चिराग जी ने अपने को संभाला है, प्रशांत किशोर जी यात्रा के बाद पार्टी निर्माण में हैं और सारे उनकी दावेदारी भी है। अभी जो दिख रहा है एक एनडीए है, नाम अब देख रहे हैं कौन कौन है उसमें। दूसरी तरफ INDIA है, इंडिया है, तो वहां भी दिख रहा है। एक तीसरा कौन, प्रशांत किशोर जी का भी है। तो सामान्य तौर पर आप अगर ये पूछ रहे हैं कि इस तीनों की क्या स्थिति होगी, इन पांचों का एक तरह से राजनीतिक भविष्य पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने बिंदेश्वरी दुबे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सबके साथ काम किया, देखा सबको, किसका राजनीतिक भविष्य क्या है ये हम समझना चाहिए। यही मैं आपसे बता रहा हूं कि ऊपरी तौर पर तो आप देखेंगे कि तीन ही कौन है। मेरा अपना कहना है कि अभी थोड़ा समय है, 1-2 महीना और अगर चुनाव तक में बीत जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि कई कौन एक दूसरे से मिल सकते हैं, क्योंकि इनके आपस में वैचारिक तौर पर कोई बहुत झगड़ा नहीं है। अर्थशास्त्र, देश को किस दिशा में ले जाना है, बिहार में विकास का क्या मतलब है, सब लगभग एक मत है। राजनीति को देखने का नजरिया भी एक तरह का है सबका। तो इस बात की संभावना भी हो सकती है कि एक ऐसा क्षण आए जब जदयू भाजपा को छोड़ दे तो बाकी लोग एनडीए में रह जाएं। इस बात की भी संभावना हो सकती है कि जदयू कांग्रेस से समझौता कर ले और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाए। ये संभावनाएं हैं। अगर कांग्रेस तय करती है कि मुझे अकेले चुनाव लड़ना है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि CPI CPM जैसी कम्युनिस्ट पार्टियां वो कांग्रेस के साथ जा सकती है। मतलब आप तो एक बड़े सियासी गठजोड़ का संकेत दे रहे हैं, प्रशांत किशोर कांग्रेस लेफ्ट, इस तरह से भी हो सकता है। और दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि निशांत चले जाएं उधर। लेकिन निशांत चले जाएं ये तो समझ नहीं आएगी बात, जरा इसको। निशांत तो अभी पार्टी के प्रमुख है नहीं। देखिए, निशांत इस बात को समझ रहे हैं और मान लेने में कोई घाटा नहीं। मान लीजिए कि निशांत अब हैं, मान लें। हाँ आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, आपके पास खबर होगी कि निशांत हैं, तो निशांत तेजस्वी के साथ 2 नंबर हैं जदयू में। अब निशांत तेजस्वी जी के साथ नहीं जा सकते हैं। निशांत अब जदयू में 2 नंबर हो गए हैं। हाँ हैं, वो तेजस्वी के साथ नहीं जा सकते हैं। उसके व्यवहारिक कारण है कि जो मास है निचले लेवल पर दोनों का, उसके आपस के बहुत अंतर्द्वंद है। एक दूसरा कि तेजस्वी अब परिपक्व हो रहे हैं, तो कोई नहीं चाहेगा निशांत समर्थक कि तेजस्वी के जाल में हम निशांत को डाल दें।
इसलिए वो सेफ साइड लेंगे। तो अभी बहुत सारा उलटफेर होना है, उसमें से भविष्य तय होना है। एक, एनडीए के अंदर चिराग जी की भी इच्छा है कि भाई अगर अवसर मिले तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम जाएं। तो मैंने इसीलिए कहा कभी 2-3 महीना लगेगा। नहीं तो ये जो आपने बताया लेफ्ट कांग्रेस और प्रशांत किशोर, इसमें चिराग पासवान की एंट्री भी बनती दिख रही है क्या? देखिए, जो अंदरूनी तौर पर चर्चा है, चर्चा तो इस बात को लेकर भी है कि जनसुराज और चिराग में संवाद हो रहा है, ये भी चर्चा है। सच्चाई मैं नहीं जानता हूँ, चर्चा है, उसका विश्लेषण मैं कर सकता हूँ। चर्चा ये भी है कि और पार्टियों से बातचीत एक दूसरे की हो रही है। तो ये ऊँट किस करवट लेगा ये अभी क्लियर नहीं है। इसीलिए भविष्यवाणी करना कि अमुक लोग सरकार बना रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। लेकिन अभी जो 3 पक्ष दिख रहा है, मान लीजिए कि इतना ही रह गया, कोई हेरफेर नहीं हुआ, तोड़फोड़ नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है? तो मेरी समझ बहुत साफ है उस मामले में कि अभी एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा, ऐसा हमने सब लोग कह रहे हैं, अंदरूनी तौर पर लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग। हाँ, क्योंकि तब भाजपा, नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, हो सकता है कुछ समय साहनी जी उधर चले जाए एनडीए में। हाँ, इस बात की संभावना है। तो अभी तो पूरा उठापटक चल रहा है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि अभी कुछ भी इस रूप में कहना कि यही होगा, वो संभवतः न्याय संगत नहीं होगा। थोड़ा हम लोगों को वाच करना पड़ेगा कि ये जो खेल के अंदर खेल है। अच्छा, ये जो आपने समीकरण बनाया, इतना दिलचस्प समीकरण के संकेत जो आपने दिए कि जनसुराज, कांग्रेस, लेफ्ट और हो सकता है चिराग पासवान भी, ये अगर ये बनता है तो फिर तो सीएम पद के लिए बड़ी मारामारी होगी। कौन होगा सीएम कैंडिडेट इसमें? ये तो फिर दावेदारी इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी पार्टियां, और फिर तो सिर्फ डबल की स्थिति हो जाएगी। भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन ऐसा कुछ अगर बनता है तो चिराग संभवतः बेनिफिशियरी होंगे। चिराग मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं इसका, अगर ये गठबंधन बनता है तो। क्योंकि चिराग को लेकर एक चर्चा है लोगों में कि वो हर जात में मोर और लेस एक्सेप्टेड है, लोकप्रियता है युवाओं में। हाँ, तेजस्वी जी को लेकर है। और निशांत को लेकर अभी लोग आश्वस्त नहीं हुए हैं कि निशांत क्या करेंगे आगे। देखिए उनका फैसला क्या आता है उनकी ओर से। तो यही पूरी परिस्थिति मुझे दिखती है। इतना जो बड़ा अगर समीकरण बनता है, एक नया समीकरण, हम लोग अभी तक देख रहे थे कि यह जो लड़ाई होगी 7 महीने बाद बिहार में, ये एनडीए और महागठबंधन के बीच होगी। तीसरा कोई समीकरण बनता तो हमें दिख नहीं रहा था। आपने जो ये तीसरा समीकरण बनाया, इसमें क्या माले की भी, क्या सीपीआई सीपीएम तो ठीक है, माले किधर जाएगा? देखिए, माले रहेगा राजद के साथ। क्यों रहेगा? अगर सीपीआई सीपीएम चला जाए उधर तो माले दीपांकर को भी ये लोग बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। का प्रॉब्लम दूसरा है। माले का प्रॉब्लम यह है कि उसका जो मास बेस है उसमें उसके लिए मजबूरी है कि उसको राजद के साथ रहना पड़ेगा। मास बेस तो वही है जो कमोबेश राजद का है, तो दोनों तो प्रतिद्वंदी हो गए। राजद का मास बेस उसका बस बेस क्यों होगा? माले जिस ग्रास रूट मूवमेंट की दावेदारी करता है और जो उसका दृष्टिकोण है लीडरशिप डेवलपमेंट का, उसमें ज़्यादातर दलित आंदोलनों के लोग, दलित समुदाय के लोग, कमज़ोर तबके के लोग हैं। और ये जो हैं राजद के साथ इसलिए रहेंगे कि भाग जाएगा वो कैडर उनका, अगर दूसरे समीकरण के साथ गए तो ये खतरा है। हाँ, वो पूरा का पूरा जो आधार है माले का, वो घृणा के आधार पर संगठित है और राजद भी घृणा के आधार पर संगठित है। तो दोनों के मेल का ये कारण है, शुद्ध सांस्कृतिक मामला है।
एक्सेप्टेंस के आधार पर कोई तालमेल नहीं है। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए, इस सब खेल से अलग जो खेल एक दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उसको लेकर जो दो राष्ट्रीय दल हैं प्रमुख, भाजपा और कांग्रेस, इनका रुख क्या है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। मेरी समझ है कि कांग्रेस खुद भी परेशान है क्षेत्रीय दलों के नखड़ों से, तो कांग्रेस स्वयं ये रास्ता तलाश रहा है कि हमको अलग से अपना स्टैंड लेना चाहिए, और भाजपा भी परेशान है, भाजपा भी रास्ता तलाश रहा है कि कैसे मुक्ति पाए इन लोगों से। तो दो बड़े एक दूसरे के विरोधी समूह, वैचारिक विरोधी, कांग्रेस और भाजपा के विचार के जो टकराव है, बावजूद इसके एक स्वार्थगत बिंदु है जहां दोनों एक जगह हैं खड़े, वो है क्षेत्रीय दलों का सफाया। क्षेत्रीय दलों का सफाया, ये उद्देश्य है। वो उसकी मजबूरी भी है, ये कुछ ठीक से चलने ही नहीं देते। मतलब कांग्रेस का मकसद है राजद का सफाया। कांग्रेस का मतलब ये है कि क्षेत्रीय दल ने जिस तरह से उनके बेस को छीन लिया है, खास करके जो उनका मुस्लिम बेस है, उनका जो दलित बेस है, सवर्ण बेस है, अब सवर्ण बेस यहाँ भाजपा ने छीन रखा है और मुस्लिम बेस राजद ने छीन रखा है, अति पिछड़ा नीतीश कुमार ने छीन रखा है। हाँ, कांग्रेस का स्वभाव समावेशी रहा है, वो एक सीमा से ज्यादा हेट्रेट में नहीं जा सकता है। ये उस परंपरा से निकली हुई चीज है कि सभी दलों के लीडरों का समावेशीकरण, सबकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा मिला जुला के चलने का है। क्षेत्रीय दल उसमें बाधक है, तो इसलिए कांग्रेस भी परेशान है इन दलों से। सर, क्षेत्रीय दलों का क्या भविष्य है? बिहार की बात करें, भारत की बात न करें, बिहार की बात करें, तो कई क्षेत्रीय दल हैं। इन क्षेत्रीय दलों का क्या भविष्य देखते हैं आप अगले 5 से 10 सालों? मेरी अपनी समझ है कि क्षेत्रीय दल जिस एजेंडे पर आज चल रहा है, अगर इसी पर वो चलते रहे तो 2025 से लेकर 29 तक में उनके वजूद समाप्त होने वाले हैं। अगर उन्होंने भारत की परिस्थिति के हिसाब से उन सवालों को हाथ में लिया जो सवाल आम आदमी के हैं, जो सवाल भारत के राष्ट्र निर्माण के हैं, तो फिर उनकी ताकत बढ़ जाएगी। क्षेत्रीय दलों का संकट ये है कि उनके वोटरों की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के अनुरूप वो फैसले ही नहीं लेते हैं, केवल वोटरों को में घृणा पैदा करके अपना फायदा लेने की कोशिश करते हैं। ये क्षेत्रीय दल का संकट है। तो उनके मन में कहीं से भी सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर कोई आक्रोश नहीं है, केंद्र के द्वारा संसाधनों के वितरण को लेकर कोई गुस्सा नहीं है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण, राज्य के पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या कारक तत्व हो सकते हैं, क्या एजेंडा हो सकता है, क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसको लेकर कोई बेचैनी नहीं है। संगठन भी उनके पास नहीं है। एक अमूर्त संगठन है जाति के रूप में, जिसको ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में संगठन है। तो वहां से लोग निकल आते हैं, उसमें केवल बोलना पड़ता है, गर्व से कहो हम फला जाति जी है। तो इतनी कम ट्रेनिंग में, कम खर्चे बर्चे में कार्यकर्ताओं का विशाल समूह मिल जाता है, तो उनके लिए सुविधाजनक है। अब इसके दिन लद रहे हैं। दिन इसलिए लद रहे हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी को अब उन पुराने खिस्सों से सीधे सीधे कोई उनको दिखता नहीं है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे वो, क्योंकि वो पुरानी बातें हो गई जी। आज की जो बात है वो कनेक्ट हो रहा है दूसरी चीज से, कि किसी भी जात बिरादरी का नौजवान हो, थोड़ा पढ़ लिख लिया हो, उसने थोड़ा दुनिया देख लिया हो, या बाहर निकल के कमा रहा हो, तो उसके दिमाग में आज दूसरी चीजें हैं कि बाजार में हम कहाँ खड़े हैं, बाजार में हमारी जरूरत पूरी हो रही कि नहीं,
हमको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमारी समृद्धि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। और ये क्षेत्रीय दल कार्यक्रम बनाकर उनको देने की स्थिति में नहीं है, तैयार नहीं है। तो क्षेत्रीय दलों को उनके अपने समर्थक ही छोड़ देंगे, वो चले जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जोड़ तोड़ के कारण भी और इन कारणों से भी वो चले जा सकते हैं। कुछ कांग्रेस में भी चले जाएंगे, कुछ भाजपा में चले जाएंगे। तो एजेंडा ये है कि लड़ाई अंततः 5 साल में, 10 साल के अंदर जो एग्जिस्टिंग नाम है दलों का, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होने वाला है निर्णायक लड़ाई। वैचारिक लड़ाई वहीं आकर टिकता है। अब जो लोग समावेशी समाज की कल्पना करते हैं, जो लोग परिवर्तन में भरोसा रखते हैं, जो लोग जाति विहीन नारे लगाते रहे हैं, जो लोग छोटे छोटे उद्योगों के पक्षधर रहे हैं, जो लोग हर किसी को रोजगार देने के पक्षधर रहे हैं, उनको अब ये तय करना है कि वो किधर रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे कि कांग्रेस के साथ रहेंगे। सेंटर यही दोनों बनेगा, कांग्रेस और भाजपा। अब जिनको जुटना है इसी दो में से जुटे, और जैसे ही ये जुटेंगे वैसे ही इनके जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि अपनी जनता की इच्छा पूरी नहीं कर पाते। इंडिया गठबंधन में रह के कोई भी क्षेत्रीय दल आरक्षण जैसे सवाल पर घृणा का वो वातावरण नहीं बना सकता है जो वो अकेले बनाता है। उसी तरह से सांप्रदायिकता का सवाल है। भाजपा उनको एनडीए में रहकर उतना नहीं खुलकर खेल पाती। वो कम सेकुलर जो एजेंडा है एनडीए में, तो वहाँ उनको रोज घुटन होगा, चाहे वो चिराग जी हों, चाहे मांझी जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। ये मोरलेस ये सेकुलर लोग माने जाते हैं। तो इनके ये भी घुट रहे हैं उधर, इधर भी घुट रहे हैं लोग। तो इसलिए राजनीति में थोड़ा हमको लगता है कभी इंतजार करने की ज़रूरत है। अभी जरा खेमा स्पष्ट हो जाए तो कहना सही होगा कि क्या दिख रहा है एक्चुअल में। इतना जरूर हमको दिख रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो जाति और संप्रदाय के चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। किसान, मजदूर, कारीगर, मछुआरे, पशुपालक वर्ग, बुनकर, ये जो तमाम उत्पादक समूह है, इसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पानी के सवाल का, बाढ़ सुखाड़ का कोई निदान नहीं मिल पा रहा है। पंचायतों को सशक्त करने का कोई काम नहीं हो रहा है। तो खादी और ग्रामोद्योग समाप्त हो चुके हैं, परंपरागत रोजगार समाप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में लोगों के दिमाग में एकमात्र चीज बैठी हुई है कि नौकरी कैसे मिलेगा। और जो लोग लाभार्थी वर्ग पैदा करना चाहते हैं वो सबों को एक खास प्रकार के निकम्मेपन की तरफ भेज रहे हैं। हम उदाहरण से आपको बता सकते हैं कि अभी बिहार का विशाल मजदूर तबका, उसको 50 रुपया रोज मनरेगा से मिल जाता है, ये रोजगार सेवक दे देते हैं। बाकी पैसा से जेसीबी से काम होता है। मनरेगा मैनुअल के मुताबिक आप मशीन से काम नहीं करा सकते हैं। तो 50 रुपया मिल गया, साइन कर दिया जॉब कार्ड। जी जी, और मोदी जी का 5 किलो अनाज मिल गया, तो बम बम है। काम करने की क्या जरूरत है, काम है भी नहीं उस रूप में। तो ये जो पूरा लाभार्थी वर्ग पैदा हो रहा है, तो इसमें तो कोई भी आएगा और लोभ लालच करेगा। तो हमारे पुरखे कहा करते थे कि लोभी के गांव में ठग का उपवास नहीं होता है। तो जनता को लोभी बना दो और राजनीतिक दल को ठग अगर मान लीजिए आप, तो ये दोनों के रिश्ते चलते रहेंगे। लोभी लोभ लालच में वहाँ आते रहेंगे और ठग लोग इनको ठगते रहेंगे। इसलिए टास्क दूसरा है कि जनता अगर सामने नहीं आएगी उभर कर, जो मुझे अभी दिख रहा है कि इसमें समय लगेगा,
तो इस बीच पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी होंगे। देखिए धीरे धीरे क्या निकल के आता है। इतना कह के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबों की नीयत खराब है, सभी बेईमान, ऐसा कुछ भी मेरा स्टेटमेंट। हम तो केवल एक परिस्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में सियासत जाकर फंस गई है। अब जिनको सचमुच समाज से प्रेम है, सचमुच वो समग्र समाज की आशा आकांक्षा के प्रतीक बनना चाहते हैं, तो उनको लाभार्थी राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। जी। तो सुना आपने प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार को, गहरी बात हुई, लेकिन एक ऐसा समीकरण हमने समझा जिसका अब तक हम लोगों को अंदाजा भी नहीं हो रहा था। जनसुराज के संस्थापक, जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ही नहीं, बिहार के कई मुख्यमंत्री, बिंदेश्वरी दुबे से लेकर जगन्नाथ मिश्रा से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक, जिनसे सलाह मशवरा लेते रहते थे समय समय पर, हमने उनसे समझा कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। इन्होंने हमें बताया कि एक नया समीकरण बिहार में बनता दिख रहा है। यह समीकरण हो सकता है कि जनसुराज, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम, ये सारे दल एक साथ आकर एक नया विकल्प देने की कोशिश बिहार में कर सकते हैं। तो इसमें कितना जो बातचीत चल रही है अंदर, वो कब तक धरातल पर आती भी है या नहीं, इस पर हमारी नज़र रहेगी और इसमें जो भी अपडेट होगा हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।